Welcome, good morning class. Today we are going to revise Natural Science Unit 4 which is divided into 3 parts. फर्स्ट हाफ में क्या चीज़ें आ जाती हैं उसको हम लोग देखेंगे, किस तरह से क्या चीज़ें हैं. फर्स्ट हाफ की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपका दिया हुआ है फ्रॉम मेजरमेंट टू इक्लिप्स. सेकेंड हाफ में जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें दिया हुआ आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टू आपका न्यूक्लियर फ्यूजन तक की चीज़ें दी गई हैं. और थर्ड पोर्शन में जब हम लोग बात करते हैं तो आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग टू बायोडाइवर्सिटी लॉस. तो इस तरीके से चीज़ें डिवाइडेड हैं कि सेक्शंस 3 सेक्शन में जो आपका यूनिट 4 है वो डिवाइडेड है. यानी कि इकाई 4 की जब हम लोग बात करते हैं तो 3 भागों में विभक्त है. पहला भाग हम लोग रिवाइज कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी चीज़ों को पढ़ चुके हैं. एक बार देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं. तो हम लोगों ने बात की है यहाँ पे सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ हम लोगों ने पढ़ चुका है कि मेजरमेंट क्या क्या होता है, यानी कि मापन से रिलेटेड चीज़ें जो हम लोग पढ़ चुके हैं. उसके बाद जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेशर एंड डेंसिटी, वो भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक हमारा है वो है वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे. यानी कि अगर हिंदी में कहें तो कार्य एवं ऊर्जा को हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे. तो और बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी. तो इस तरीके से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे. यानी कि इस चैप्टर में या ये जो टॉपिक हमारा है वर्क एंड एनर्जी, उसमें हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी वो सब हेडिंग्स होंगी जिन पे हम लोग फोकस करेंगे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी. तो देखते हैं किस तरह से क्या चीज़ों के बारे में हम लोग रिवाइज करेंगे. तो सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्क एंड एनर्जी में, तो सबसे फर्स्ट जो आता है वो वर्क यानी कि कार्य की बात हम लोग करेंगे. कार्य की क्या परिभाषा हो जाती है, यानी कि क्या डेफिनेशन हो जाती है, क्या सूत्र होगा या उसकी क्या कंडीशनिंग अगर कुछ ऐसी होती है या मात्रक है तो क्या होगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वर्क के बारे में चीज़ें दी गई हैं, उसको हम लोग देखेंगे. उसके बाद जो हमारा आता है इस तरीके से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सारी चीज़ें. एनर्जी की बात हम लोग करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा. एनर्जी यानी कि ऊर्जा को हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हैं, ऊर्जा कौन कौन सी हो जाती है, कितने प्रकार हो जाते हैं. हम बात करेंगे यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे. 2 टाइप फॉर्म ऑफ एनर्जी जो बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं आपकी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे. यानी कि हिंदी में कहें इस तरीके से तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग देखेंगे विथ एग्जाम्पल्स, चीज़ें किस तरह से क्या हैं वो चीज़ों को हम लोग देखेंगे. फिर अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखेंगे, यानी कि ऊर्जा के और भी विभिन्न जो फॉर्म्स हो जाते हैं या प्रकार हो सकते हैं, इस तरीके से फॉर्म जो होंगे उनको हम देखेंगे. जैसे कि कुछ एग्जांपल के तौर पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी, केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, चार्ज एनर्जी है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के हो जाते हैं. नेक्स्ट इसमें आएगा आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी. सोर्सेज यानी कि स्रोत की हम लोग बात कर जाएंगे. ऊर्जा के जितने भी स्रोत हो जाते हैं उसमें आपको दिख रहा होगा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी, और दूसरा जो होता है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. विथ एग्जांपल चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या होती हैं ये. फिर लिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम लोग देखेंगे किस तरह से कुछ एग्जांपल्स के तौर पे चीज़ें दी गई हैं. आपका नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम गैस हो गया, सोलर एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई. तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी. क्योंकि हमारी क्लास बाइलिंगुअली चलती है तो दोनों ही मीडियम में चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए. तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे हम कार्य व ऊर्जा की, यानी कि वर्क एंड एनर्जी की बात करते हैं. तो सबसे पहले कार्य देखेंगे, कार्य कब होगा या कार्य की क्या कंडीशनिंग होती है, यानी कि किस स्थिति में कार्य किया हुआ माना जाएगा या कार्य हुआ है, या कार्य की कह सकते हैं इन शॉर्ट या अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि कार्य की क्या परिभाषा होती है, यानी कि क्या डेफिनेशन होगी, क्या मात्रक होंगे, या इस तरीके से चीज़ों को हम लोग देखेंगे, क्या फॉर्मूला अगर होगा तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे. कब धनात्मक कब ऋणात्मक होगा तो उसको हम देख सकते हैं. इन सारी चीज़ों को हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे. फिर इसके आगे हम देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा की हम बात करेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं. ऊर्जा के रूपों की हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी है. फिर यहाँ पे हम लोगों ने जैसे अभी इंग्लिश के नोट्स में देखा था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम बात करेंगे काइनेटिक यानी कि गतिज, और स्थितिज यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे. तो विथ एग्जांपल चीज़ों को देखेंगे. फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा नेक्स्ट जो हमारा है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम लोग बात करेंगे. परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत होंगे वो कौन कौन से होंगे, विथ एग्जांपल चीज़ों को हम देखेंगे. ऊर्जा के नवीन, यहाँ पे देख सकते हैं आप चीज़ें दी गई हैं, ऊर्जा के अनवीनकरणीय स्रोत और दूसरा हो जाएगा नवीनकरणीय स्रोत. तो इस तरीके से चीज़ों को हम देखेंगे कि क्या क्या है. एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई हैं, ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत दिए हुए हैं. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके, देख सकते हैं स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी आपकी.
फिर नेक्स्ट जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट जो हेडिंग आती है वो है ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस तरीके से ऊर्जा कह सकते हैं हम कि उसका रूपांतरण होता है, यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में किस तरीके से चेंज किया जा सकता है या होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऊर्जा का अवयव देखेंगे किस तरीके से कौन कौन से कारण हो सकते हैं या कौन कौन से चीज़ें हो जाती हैं, उनको पॉइंट्स में देखेंगे। फिर जब भी हम बात करते हैं एनर्जी की, यानी जब भी हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कोई भी ऊर्जा हम यूज़ करें या इस तरीके से ऊर्जा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी एनर्जीज जितने भी हो जाते हैं आपके, तो उनका अपव्यय रोक के या कह सकते हैं उनका संरक्षण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम संरक्षित करते हैं, उसी तरीके से जो ऊर्जा है उसका भी संरक्षण बहुत आवश्यक होता है। तो ऊर्जा का संरक्षण हम पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं या संरक्षित कर सकते हैं, उनको भी हम कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत चीज़ों को समझेंगे। आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। फिर इसी में चीज़ें और भी दी हुई हैं, केमिकल एनर्जी के बारे में देखेंगे हम लोग, साउंड एनर्जी जो हो जाती है, लास्ट ही आपका दिया हुआ विद्युत ऊर्जा। यानी कि हम इस तरीके से हमारा ये पूरा फिनिश होगा। तो ये ओवरऑल एक व्यू रहा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनको हम आज रिवाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट हेडिंग हो जाएगा, यानी कि टॉपिक जो हमारा है वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे फर्स्टली हम देखेंगे, बात करेंगे वर्क के बारे में, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पर कार्य की। वर्क अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पुश और पुल। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस push or pull, the body get to displace from its original position, usually in the direction of the force। कहने का क्या मतलब होता है कि वर्क कब होगा, या इस तरीके से चीज़ों को हम कह सकते हैं सिंपली वर्ड में कि कभी भी कार्य कब किया हुआ माना जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पुश और पुल, कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है तो वो या तो पुश यानी कि धक्का दिया जाएगा या फिर खींचा जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि कार्य होता है, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये जो पुश और पुल किए जा रहा है इसके रिजल्ट से, इसके फलस्वरूप चीज़ें क्या होंगी कि जो बॉडी है वो डिस्प्लेस होगी, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी। और इसका जो विस्थापन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, जिस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया है, यानी कि जिस तरफ बल आरोपित किया गया है उसी दिशा में क्या होगा, विस्थापित होगी। यानी कि अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उससे कुछ हद तक चीज़ें क्या हो जाएंगी, डिस्प्लेस हो जाएंगी, यानी कि विस्थापित हो जाएंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन छोड़ देंगी ड्यू टू फोर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, व्हाट इज वर्क, या कह सकते हैं क्या डेफिनेशन हो जाती है वर्क की। वर्क अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज आइदर पुश और पुल। एज अ रिजल्ट ऑफ द पुश और पुल, द बॉडी गेट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशंस, यूजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक बात हो जाती है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको चीज़ें दिख रही होंगी। वर्क डन जो हो जाएगा आपका W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला की जब हम लोग बात करते हैं किस तरह से क्या चीज़ें हो जाएंगी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। W इज इक्वल्स टू FS दिया हुआ है। F यहाँ पे क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपको देख सकते हैं कि पूरी ही चीज़ें दी गई हैं आपको। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वर्क डन की, तो W से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या रिप्रेजेंट किया जाता है सॉरी, बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यानी कि जो कि F से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, जिसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। वर्क हैज मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, सो इट इज एन स्केलर क्वांटिटी। प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी चीज़ आपको बताई जा चुकी है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। स्केलर क्वांटिटी में बेसिकली क्या होता है, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट जो हमारा क्वांटिटीज़ की जब हम लोग बात कर रहे थे, तो स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज़ हो रही थी आपकी। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली इसमें दोनों ही चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपके जो मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो ये एक बात हो जाती है आपकी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वर्क इज जीरो इफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर कोई भी विस्थापित वस्तु नहीं हुई है, यानी कि कोई विस्थापन नहीं हुआ है, तो वो वर्क डन जीरो माना जाएगा, यानी कि वहाँ पे कार्य जो है वो शून्य माना जाएगा। इफ देयर इज नो फोर्स देयर इज वर्क, दैट इज इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, एक नियत वेग से कोई भी वस्तु जो है वो क्या करती रहेगी, इस तरीके से मूव करती रहेगी। इफ फ्रिक्शन इज जीरो, इट
इज नॉट परफॉर्मिंग एनी वर्क। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर रही है। तो ये एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स की, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी कि जे से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको स्क्रीन पे चीज़ें दिख रही होंगी। तो ये एक चीज़ हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या। नेक्स्ट जो इसमें कुछ कंडीशनिंग जो भी हम लोग ने बात की, यहाँ पे कब जीरो माना जाएगा, यहाँ पे 1, ये भी कह सकते हैं कि 1 जूल जो होगा वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी कि 1 जूल में जो हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं। इन द फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F डॉट S, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ। बोथ F एंड S आर वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो जाती हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने 2 मिनट पहले यही चीज़ें डिस्कस की कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर एरो के फॉर्म इस तरीके से, बोथ F एंड S आर वेक्टर क्वांटिटीज एंड वर्क W इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जो हम बात करते हैं जब W की यानी कि कार्य की बात करते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, तो ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, आपके वेक्टर क्वांटिटीज हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पैरों के फॉर्म में चीज़ों पर दी गई हैं। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क एंड एनर्जी की। तो एनर्जी की बात करेंगे यानी कि ऊर्जा की बात करेंगे, तो किस तरह से क्या चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क दैट this energy gives the object an ability to perform work. No work can be performed in absence of energy. यानी कि ऊर्जा क्या होती है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, या इन अनदर वर्ड हम कह सकते हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहेंगे, या किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जो क्षमता होती है, इस तरीके से कार्य करने की जो क्षमता दी जाती है, इस तरीके से ऊर्जा कह सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देना है। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क दैट इज एनर्जी गिव्स द ऑब्जेक्ट एंड एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, यानी कि कार्य करने की जो क्षमता देता है वो आपका एनर्जी कह सकते हैं इस तरीके से। नो वर्क कैन बी परफॉर्म इन एब्सेंस ऑफ एनर्जी, यानी हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की अनुपस्थिति में कोई भी कार्य नहीं परफॉर्म किया जा सकता है, यानी कि नहीं क्रियान्वित किया जा सकता है। तो ये एक चीज हो जाती है। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क, यहाँ पे जूल हो जाएगा जिस तरीके से। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर एनर्जी की। जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग्स में आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल, यहाँ पे कह रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि हिंदी में जिसको हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। Mechanical energy is that form of energy which cause a change in the state of motion or rest of an object. यानी कि हम कह सकते हैं कि परिवर्तन का कारण होगा, यानी कॉज ऑफ चेंज इन स्टेट जो भी होगा आपका मोशन में, और रेस्ट की भी जो पोजीशन में जो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ, कह सकते हैं यहाँ पे कि मैकेनिकल एनर्जी होती है। सबसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा आ जाता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि अगर हिंदी में हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहा जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है आपकी, यानी कि जिसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। अब एक एक को बारी बारी से देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं। सबसे पहले जब बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या डेफिनेशन उसकी हो जाती है, या किस तरीके से उसको हम परिभाषित कर सकते हैं उसको देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि किसी भी वस्तु में, या कह सकते हैं किसी भी वस्तु की गति के कारण उसमें जो उत्पन्न होती है, या जो स्थिति उसके मोशन की वजह से होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी गति के कारण जो होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे कह सकते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन अ वेलोसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। जो भी गतिज ऊर्जा की वेलोसिटी होगी, यानी वेग के इंक्रीज होने के साथ साथ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज, बढ़ती है। तो ये एक कंडीशन हो जाती है आपकी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे दोनों ही चीज़ों को। काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोसेसेस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा जो होगी वो इंक्रीज करेगी किस तरीके से, वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ। तो इस तरीके से चीज़ें गई हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे तो ई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ई इज इक्वल्स टू mv²। तो इस तरीके से ये इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी का। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे अलग अलग बुक्स में कुछ थोड़ा सा चेंज दिया रहता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे यही होता है, ई इज इक्वल्स टू
E इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर, इस तरीके से दिया ही होता है। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कह सकते हैं इसको स्थितिज ऊर्जा, जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या चीज़ें हो जाती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशंस और कन्फिगुरेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि किस तरीके से, या पोटेंशियल एनर्जी की जब भी हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक वर्ड आता है आपका एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम स्प्रिंग में देखें तो यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी की बात होती है। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा की वजह से ही उसकी स्टेट या इस तरीके से चीज़ें परिवर्तित होती हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाई, इस तरीके से hide the gravitational potential energy of an object at a point above the ground is defined as the work done is raising its forms the ground to that point against gravity। नीचे फॉर्मूला आप देख सकते हैं, mgs दिया हुआ है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब हेडिंग आ जाता है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के अन्य फॉर्म्स कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है केमिकल एनर्जी की हम लोग बात कर देंगे, यानी रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। केमिकल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन बॉन्ड्स ऑफ केमिकल कंपाउंड, यानी कि बॉन्ड्स कह सकते हैं ऐसे युग्म या जो भी केमिकल कंपाउंड, यानी कि यौगिकों के रूप में, लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि जो भी अणु और परमाणु हो जाएंगे। दिस एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, और ये एनर्जी कब रिलीज होगी? जब रासायनिक अभिक्रियाएं जो होंगी वो टेक प्लेस, यानी कि इस तरीके से होंगी, तभी चीज़ें देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है हेडिंग हमारा साउंड एनर्जी की बात करेंगे, यानी कि ध्वनि ऊर्जा जिसको कहेंगे हिंदी में। साउंड एनर्जी इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, यानी कोई भी वस्तु है या कोई भी चीज़ है जब वो वाइब्रेट करेगी, यानी वाइब्रेट को हिंदी में कह सकते हैं कंपन करेगी, इस तरीके से वाइब्रेट होगी चीज़ें, साउंड, तो वो चीज़ हो जाती है। द साउंड वाइब्रेशंस कॉज वेव ऑफ प्रेशर दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम। तो इस तरीके से क्या करती है, जो भी साउंड होती है उसमें इस तरीके से आवाज़ आती है, तो वो इस तरीके से क्या होगा, प्रेशर दैट ट्रैवल थ्रू द मीडियम, क्या होता है, ये एक माध्यम के द्वारा ट्रैवल करती है, सच एज एयर, वाटर, वुड और मेटल। अब वो कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं या मीडियम्स हो सकते हैं? आपका एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वुड हो सकता है या मेटल, तो इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसमें लाइट एनर्जी की, जब हम लोग बात करते हैं लाइट एनर्जी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। लाइट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन, यहाँ पे कह सकते हैं फोटॉन्स, विच आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स एटम्स हीट अप, यानी कि जब उनको गर्म किया जाता है। लाइट travels in waves and is the only form of energy visible to the human eye। और ये एक इस तरीके से कह सकते हैं ये एक प्रकार की वो ऊर्जा है जो मानव द्वारा उनकी आंखों से देखा जा सकता है, तो ये हो जाती है लाइट एनर्जी। नेक्स्ट जो हमारा इसमें आता है वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ आ जाती हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी कॉज बाई मूविंग इलेक्ट्रिक चार्जेस। The amount of electric energy depends on the speed of charges। तो इस तरीके से डिपेंड करती है स्पीड ऑफ चार्जेस पे। नेक्स्ट जो हमारे इसमें आएगा चार्ज एनर्जी की, जब हम लोग बात करते हैं, चार्ज एनर्जी ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज अ पोटेंशियल एनर्जी दैट रिजल्ट फ्रॉम, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव कूलॉम्स फोर्स, तो ये एक चीज़ हो जाती है यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग आता है सोर्सेज ऑफ एनर्जी की, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, यानी कि स्रोतों की हम लोग बात करेंगे, ऊर्जा के कौन कौन से स्रोत हो जाते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट इसमें दिया है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी कि व्हेन वी कैन नॉट रीयूज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आफ्टर यूजिंग इट वंस वी कॉल द देन
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो ऊर्जा या वो स्रोत जिनको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से उनको नहीं यूज़ कर सकते, सोर्सेज ऑफ एनर्जी और नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहे जाएंगे. दिस इंक्लूड्स कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर एनर्जी. तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हो जाते हैं. कन्वेंशनल एनर्जी वो एनर्जीज हो जाती हैं जिनको एक निश्चित समय के अंतराल के बाद यूज़ करने पे वो फिनिश हो जाएंगी, यानी कि ख़त्म हो जाती हैं, उनको दोबारा से हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे या नहीं यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये हो जाता है. आपका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. यहाँ पे कोल है, पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग दी हुई है वो है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की. जब हम लोग बात करते हैं तो नेचुरल सोर्सेज लाइक विंड, टाइडल, जो भी बायोमास एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हो जाती है. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका हो जाता है सोलर एनर्जी, जिसकी हम लोग बात करते हैं. सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक बार फिर से देखेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन से हो जाती हैं. नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जो भी प्राकृतिक स्रोत हो जाते हैं आपके. विंड यानी कि पवन की जब हम लोग बात करते हैं. टाइड यानी ज्वार भाटी है जो चीज़, सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती है जनरेट एनर्जी एंड आर नोन एज नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि इनको क्या है, ये समाप्त नहीं होते समय के साथ और इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि उनको बार बार हम यूज में ला सकते हैं. तो इस तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ availability and quantity of source of energy they are divided as, इस तरीके से चीज़ें दी गई हैं. फर्स्ट आपका दिया हुआ है लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी. कौन कौन से हो जाते हैं, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग लिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी. यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी के बेसिस पे. यहाँ पे आपकी चीज़ें दी गई हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी एंड क्वांटिटी. तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाती है. फर्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी की, यानी कि सीमित जो भी ऊर्जा के संसाधन हैं या स्रोत हैं उनकी हम लोग बात करेंगे. तो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी. कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोफ्यूल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड लिमिटेड सोर्सेज बिकॉज देयर सोर्स आर लिमिटेड. इनके क्या है, भंडार जो है या सोर्सेज जो है या स्रोत जो है वो लिमिटेड है, सीमित है. अनलिमिटेड सोर्स की जब हम लोग बात करते हैं, अनलिमिटेड सोर्सेस ऑफ एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं आपका. सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, बायोगैस एक्सेट्रा आर कॉल्ड अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो इस तरीके से ये कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं. ये इनके भंडार खत्म नहीं होते हैं समय के साथ और इनको हम कई बार मतलब बार बार चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं. नेक्स्ट कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या किस तरीके से क्या क्या चीज़ें. सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं ये सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉसिल फ्यूल की. जब हम लोग बात करते हैं यानी कि जीवाश्म ईंधन जिसको हिंदी में कहा जाता है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर प्राइम फॉसिल फ्यूल्स. ये क्या है, प्रारंभिक किस तरीके से कह सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन है. If the rate of consumption of fossil fuels is more than that of formation of fossil fuels, then after the certain time they may get saturated. तो ये कंडीशन हो जाएगी आपकी. नेक्स्ट जो दूसरा आ जाता है हमारा कोल, यानी कि हम कोयले की जब बात करते हैं तो इट इज़ द रिमांड ऑफ प्लांट्स विच अराउंड 300 करोड़ ईयर बिफोर existed got trapped in the arid regions of earth crust which is now used as coal. इस तरीके से कहते हैं कि डम होती चीज़ें चली जा रही हैं. और उसके बाद कोल इज़ अ ब्लैक कलर सॉलिड मोस्टली मेड ऑफ कार्बन, यानी कि सी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं. बेसिकली इट इज़ ऑफ 3 काइंड्स. ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रकार दिए हुए हैं. लिग्नाइट हो जाता है, बिटुमिन और एंथ्रासाइट्स जो हो जाता है. ये 3 प्रकार हो जाते हैं कोल के. उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है पेट्रोलियम की बात करेंगे. पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द स्लो डिस्टिंग्रेशन. इस तरीके से कह सकते हैं हम कि disintegrations of the bio waste which was under high pressure and high temperature from millions of years inside the earth crust. यानी अर्थ क्रस्ट नीचे बहुत ताप और दाब की वजह से, इस तरीके से हम कह सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे इसमें आता है नेचुरल गैस की हम लोग बात करेंगे, यानी कि प्राकृतिक गैस. द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज मीथेन, CH4 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग. इट्स एक्ट्स एज एन
ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, इट इज़ यूज्ड एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CNG भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। पेट्रोलियम गैस की जब हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस। इट्स मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज ब्यूटेन। इट इज़ कॉमनली नोन एज LPG, यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको कहा जाता है। इट इज़ जनरली यूज इन किचन्स वगैरह। तो इस तरीके से चीज़ें यूज़ की जाती हैं। सोलर एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं, हीट एंड लाइट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोलर एनर्जी ऑन एवरेज। इन अ रिसीवर यहाँ पे दिया हुआ 5 × 10⁸ इस तरीके से दिया हुआ सोलर एनर्जी इन अ ईयर थ्रू सन। तो ये एक चीज़ आपकी दी गई है। नेक्स्ट इसमें आता है न्यूक्लियर एनर्जी की हम लोग बात करेंगे, जो कि लास्ट है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी इज स्टोर्ड बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ फ्यू एटम्स। दिस एनर्जी इज रिलीज थ्रू 2 मोड्स। कौन कौन सी चीज़ें हो जाती हैं जब भी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा की जब भी हम लोग बात करते हैं, 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपके आते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। यानी कि सबसे पहले बात करेंगे 2 तरीके हो जाते हैं आपके, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गई। अब नेक्स्ट हमारे जो बाइलिंगुअली क्लास होती है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में चीज़ों को हम बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे हम लोग किस तरह से क्या चीज़ें हैं। वर्क एंड एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं, तो ऊर्जा विज्ञान की भाषा में कार्य तभी माना जाता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वस्तु बल की दिशा में विस्थापन करे। यानी कि जब भी फोर्स अप्लाई किया जाएगा, तो जो वस्तु है वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन से जो फोर्स जिस डायरेक्शन में दिया गया है उस दिशा में विस्थापित हो, तभी कार्य किया हुआ माना जाता है। इसकी कुछ कंडीशंस हो जाती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? सबसे फर्स्ट जब हम लोग बात करते हैं कार्य की, तो वस्तु पर बल आरोपित हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होगा, उस बल के प्रभाव से वस्तु आरोपित बल की दिशा में कोई दूरी तय करे, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन होगी उससे थोड़ा सा डिस्प्लेस होगी, यानी कि विस्थापित हो। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉर्मूला की जब हम लोग बात करते हैं, तो कार्य इज इक्वल्स टू बल इंटू विस्थापन हो जाता है यहाँ पे, यानी कि F × S विस्थापन जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। कार्य का मात्रक की जब हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं बल का मात्रक जो है वो न्यूटन है और दूरी का जो मात्रक हो जाता है आपका मीटर हो जाता है। तथा कार्य का जो मात्रक होगा न्यूटन इंटू मीटर, इस तरीके से NM होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा जो नेक्स्ट आ जाएगा, हम जो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका SI जो यूनिट जिसको कहेंगे, वो हो जाता है आपका जूल। तो इस तरीके से हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं जूल की क्या परिभाषा हो जाती है, किसके बराबर कितना क्या होता है। धनात्मक कार्य कब होगा, इसको किस तरीके से हम देख सकते हैं, वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में होता है, तब किया गया कार्य जो है वो धनात्मक कहलाता है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुई है, यानी कि विस्थापित हुई है, तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, यानी कि धनात्मक कार्य माना जाएगा, कार्य किया हुआ है। ऋणात्मक कार्य कब माना जाएगा, वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु का विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, तब संपन्न कार्य धनात्मक कहलाता है। तो ये एक चीज मतलब ऋणात्मक कहलाता है, सॉरी, एक बार फिर से रिपीट कर देना बिना कंफ्यूजन हुए। धनात्मक कार्य वो हो जाते हैं जब वस्तु पर बल आरोपित करने पर वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो, जबकि ऋणात्मक में क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि विस्थापन बल की दिशा के विपरीत दिशा में होता है, तब संपन्न कार्य जो होगा वो ऋणात्मक कहलाता है। तो ये एक बात हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉर्मूला, और ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या सदिश और अदिश राशियों का सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है कि कार्य का परिणाम निम्नलिखित कारणों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ क्या हो जाता है, बल के परिणाम पर, दूसरा हो जाता है आपका विस्थापन के परिमाण पर, और तीसरा जो है वो बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। जब बल गति की दिशा में लंबवत हो तो किस तरह से क्या सिचुएशन होगी, तो ये चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध संपन्न कार्य किस तरह से क्या चीज़ें होंगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब हम लोग बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हम बात करेंगे यहाँ पे एनर्जी की, यानी कि जब हम लोग बात करते हैं ऊर्जा की, तो क्या क्या चीज़ें हो जाएंगी, वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर देती है, यानी कि हम कह सकते हैं ऊर्जा कहलाती है, अर्थात कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं, इसमें मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो जूल हो जाता है। और नेक्स्ट इसमें जो आएगा आप देख सकते हैं कि 1
किलो जूल जो है वो किसके बराबर है, 1000 जूल के बराबर होगा। ठीक है, फिर इसमें दिया है ऊर्जा के रूप कौन कौन से हो जाएंगे आपके, यानी कि फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ये सारी चीज़ें ही हो जाएंगी। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की, यानी कि पोटेंशियल गतिज ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या चीज़ें हो जाती हैं। हम देखते हैं कि क्रिकेट के खेल में विकेट का उखड़ कर, मतलब कि इस तरीके से कह सकते हैं कि विकेट का उखड़कर दूर गिरना गेंद की गति पर निर्भर करता है। कार्य सदैव ऊर्जा के कारण संपन्न होता है, अतः प्रत्येक गतिशील वस्तु में ऊर्जा होती है। इस प्रकार गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो ये एक चीज हो जाएगा आपका। फॉर्मूले की जब हम लोग बात करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा जो है वो E = ½ mv² आपका दिया गया है फॉर्मूला। नेक्स्ट जो इसमें आता है हमारा है स्थितिज, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, किसी निकाय के विन्यास जैसे कि सापेक्ष आकृति हो गया, स्थिति आदि में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति या आकृति को बदलने में कुछ कार्य करना पड़ता है, कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। यह ऊर्जा इस परिवर्तित स्थिति अथवा परिवर्तित आकृति की वस्तु में संचित होती है, यानी कि स्टोर्ड फॉर्म में होती है। इस संचित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम स्प्रिंग लेंगे तो स्प्रिंग एक बेहतर एग्जाम्पल हो जाता है आपका स्थितिज ऊर्जा का। फिर नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है ऊर्जा के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो पहला आ जाता है आपका परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, दूसरा आ जाता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, सदियों से हम जिन विभिन्न ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करते आ रहे हैं उनमें प्रमुख लकड़ी, गोबर के उपले, पेट्रोलियम, कोयला आदि, ये सारी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में आ जाते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। वर्तमान में औद्योगिकरण एवं विकास की प्रक्रिया की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं आपके इस वाले पोर्शन में। तो ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं। ऊर्जा के सीमित और असीमित स्रोत कौन कौन से हो जाते हैं। ऊर्जा के सीमित स्रोतों की जब हम लोग बात करते हैं तो वही चीज़ें आ जाती हैं जिनके भंडार पृथ्वी पर सीमित हैं, आने वाले समय में ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा ऊर्जा के असीमित साधन कौन कौन से हो जाते हैं, यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं जो समय के साथ समाप्त नहीं होंगे, जैसे कि आपका पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा, तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं किस तरीके से ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत में आपका सौर ऊर्जा, ऑलरेडी हम लोग चीज़ें पढ़ चुके हैं, सोलर एनर्जी क्या है या सौर ऊर्जा के कौन कौन से उपयोग हो जाते हैं। सोलर कुकर के तौर पे हम उसका इस्तेमाल करते हैं, सौर जल उष्मक यानी कि हीटर के फॉर्म में यूज़ करते हैं, सोलर सेल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है पवन ऊर्जा की जब हम लोग बात करते हैं, ऑलरेडी विंड एनर्जी कहाँ कहाँ कैसे किस तरीके से यूज़ होती है हम लोग देख चुके हैं। पवन चक्की हो जाती है। ज्वारीय ऊर्जा यानी कि टाइडल एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो किस तरह से क्या चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ऊर्जा का रूपांतरण, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ यहाँ पे क्या चीज़ें हो जाती है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, यानी कि चेंज किया जा सकता है। यही आपका ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो ये एक आपका एग्जांपल हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का। इसी तरीके से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं किस तरह से क्या है। नेक्स्ट जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है ऊर्जा का अवयव, क्या क्या कारण हो सकते हैं या जिन कारणों की वजह से, तो उसको हम किस तरीके से कह सकते हैं, कुछ पॉइंट में देख सकते हैं। तेल परिवहन की पाइपलाइनों, इस तरीके से कंटेनरों आदि का रिसने की वजह से भी बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। व्यक्तिगत वाहनों का प्रयोग करने की वजह से एनर्जी बहुत लॉस होती है। या तेल कूपों एवं कोयलों की खानों में आग लग जाने की वजह से भी बहुत हानि होती है। अनावश्यक रूप से लकड़ी, गैस, ईंधनों का जलाना, इसकी वजह से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। अनावश्यक स्थिति में भी पंखे, बल्ब को चालू रखना वेस्टेज ऑफ एनर्जी हो जाता है। इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो है आपका ऊर्जा का संरक्षण।
उसको देखेंगे किस तरह से क्या चीज़ें हो जाती हैं जब हम बात करते हैं ऊर्जा के संरक्षण की, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो उनको भी हम देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम चीज़ों को कुछ प्रिकॉशन करके या कुछ ही एक तरीके होते हैं जिनको हम करके ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं, यानी कि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हो जाएंगी? ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का उपयोग हमें मितव्ययता से करना चाहिए, यानी कि सावधानी से करना चाहिए, जहाँ उपयोग हो वहीं करना चाहिए, अनावश्यक नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा हो जाता है अनावश्यक स्थिति में इंजन है, बल्ब है आदि चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, यानी जो भी बर्बाद हो रही हैं चीज़ें या एनर्जी जिस फॉर्म में भी हो रही है तो उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए या उसको क्लोज कर देना चाहिए। तीसरा इसमें आ जाता है सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, यानी सार्वजनिक व्यक्तिगत करने से ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है, तो सार्वजनिक तौर पे क्या हो जाएगा कि एक ही साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी संरक्षण ऊर्जा का किया जा सकता है। फिर जो हमारा नेक्स्ट आता है इसमें सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए इत्यादि। तो इस तरीके से ये सारे कुछ प्रिकॉशन हैं जिनको हम करके ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि रासायनिक ऊर्जा जो हो जाती है आपका, यानी केमिकल एनर्जी क्या होती है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। साउंड एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी किस तरह से, तो ये हम देख सकते हैं। लास्ट इसमें दिया हुआ विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत ऊर्जा से अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इससे विभिन्न रूपों जैसे कि यांत्रिक, प्रकाश आदि ऊर्जाओं के रूप में बदला जा सकता है। आवेशित, तो ये हो जाता है आपका विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट दिया है इसमें आवेशित ऊर्जा, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह के कारण उत्पन्न ऊर्जा जो हो जाती है वो आवेशित ऊर्जा कहलाती है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा फिनिश होता है जो हमारा चैप्टर का नाम था वर्क एंड एनर्जी, यानी कि ओके। थैंक यू क्लास। बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।